भेजे, बहुत खुशी हुई। हम लोग तो 1.5 महीना हमारे सारे ऑफिसर बेचारे दिन रात खड़े रहे उन मंत्रियों के साथ, चाहे उनकी फैमिलीज को इन्होंने टूर करवाए, चाहे उनको टूर करवाए, और जितने भी मसला मसाइल हमारे थे हमने सभी उनके सामने रखे। चाहे आप लोग कहते हैं ना कि राशन कार्ड, ये मेरा बुजुर्ग बार बार उठ रहा है शाह साहब की मुझे राशन कार्ड दीजिए, तो क्या उस गवर्नमेंट को ये पता है कि एक गरीब के लिए क्या कीमत है उस राशन कार्ड की? नहीं पता है। उनको अगर कुछ पता है तो वो सिर्फ ये पता है कि वोट कैसे बटोरा जाता है। अगर राशन कार्ड 2011 में सेंसस हुआ और 2021 में सेंसस होना था, तो क्यों 2021 में सेंसस शुरू नहीं हुआ बल्कि ये साल खत्म होने को आया है? हमने बार बार मंत्री आई हमारी रूरल डेवलपमेंट की एमओएस साध्वी निरंजन जी, मैंने उनसे गुजारिश की, अगर आप लोगों ने कहीं मेरी वो बातें सुनी होंगी, पहला पॉइंट मेरा राशन कार्ड था, बाइफरकेशन ऑफ राशन कार्ड। और जो आप कह रहे हैं बीपीएल, क्योंकि बीपीएल सर्वे तभी होगा ना जब सेंसस होगा, तब तक किसी को नया बीपीएल नहीं। वो अलग बात है किसी की डेथ हो जाती है, कहीं कोई खाली हो जाता है, तो किसी एक या दो को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओपनली कोई सेंसस तब तक बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन सकता है जब तक सेंसस नहीं होगा। सेंसस ना डायरेक्टर के हाथ में है, ना डायरेक्टर के हाथ में है, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा कि हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर कैबिनेट के हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कैटेगरिकली मना कर दिया कि कोई भी बाइफरकेशन राशन कार्ड की नहीं होगी। तो मुझे बताइए उसमें मैं एक अतनासी चेयरमैन क्या कर सकती हूँ? मुझे डिमांड करनी है, मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से मिली, उनको भी डिमांड दी, एलजी से मिली, उनको भी डिमांड दी, मिनिस्टरों से मिली, यहाँ रेलवे मंत्री भी आया, उनसे भी डिमांड किया, यहाँ फिर दूसरे हमारे एमएस रूरल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर के रामबन में आए, उनको भी डिमांड किया कि कोई बकाया नहीं रहा जहाँ पर हमने ये डिमांड नहीं किया। लेकिन करना तो गवर्नमेंट ने है। जैसे आवास प्लस की बात आई यहाँ कि आवास प्लस का पोर्टल खोलना है, आवास प्लस का पोर्टल बार बार हम ये कह रहे हैं कि साइट खोलिए जो हमारे रह गए हैं साथी, जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको भी अभी तक कोई पोर्टल नहीं। हालांकि रामबन के अंदर उन्होंने एश्योर किया था कि हम 1 हफ्ते के लिए साइट खोलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं अभी तक कोई साइट नहीं खुली। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड, राशन का इशू है, दूसरा आपकी बाइफरकेशन का इशू है, तीसरा आपका आवास प्लस का इशू है। मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूंगी अपने जितने भी साथी हैं, सरपंच हजरात हैं या पीआरआईज हैं, बाकी लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि जो लेफ्ट आउट केसेस है उनकी लिस्टें तैयार करके रखिए, जो बीएलडब्ल्यूज है उनकी लिस्टें, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी लिस्टें तैयार करके रखिए, ताकि जैसे ही साइट खुलेगी, क्या पता रात के 12 बजे खुल जाए, भाई क्या भरोसा थोड़ी है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, दूसरे दिन बंद होगी। इसलिए अपनी तरफ से अलर्ट रहे, अपनी लिस्टें तैयार करके रखें, जैसे ही साइट खुलती है वैसे ही उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जब तक राशन कार्ड नहीं बनेंगे तब तक जो हमारे दूसरे साथी हैं उन लोगों को कोई भी बेनिफिट कोई नहीं दे सकता है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें इसके लिए दिल्ली क्यों ना जाना पड़े, हम राशन कार्ड की बाइफरकेशन के लिए दिल्ली तक जाएंगे और जरूर इस सवाल को उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं जरूर इतना कहूँ कि टीएसओ साहब से जो फिंगरप्रिंट है, मुझे समझ नहीं आती कि जो डीलर 10 क्विंटल राशन लेता था वही डीलर आज 5 क्विंटल राशन पे पहुंच गया है। अब रीजन क्या है? जो मुझे समझ में आती है, जो मुझे बोला जाता है कि फिंगरप्रिंट्स कम लग रहे हैं जिस वजह से हमारा राशन कट रहा है, लेकिन कमिश्नर साहब ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मेरे डीलर के पास जितने राशन कार्ड हैं उतना वो 100% राशन लेते हैं। तो मुझे आपसे एक मदद चाहिए, क्योंकि मैंने कल उनसे ये बात में क्या किया हूँ, मैं क्या, क्योंकि सर मैं आपको एक्चुअल नंबर की रिपोर्ट दूंगी कि कितने राशन कार्ड आपके डीलर के पास है और क्या उन सबको राशन मिलता है या
राशन वहां से कटता है। तो मैं सबसे साथियों से गुजारिश करूंगी, जितने भी डीलर हजरात हैं, टीएसओ साहब हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए हर डीलर की कि किस इलाके में उसके कितने राशन कार्ड हैं, उन राशन कार्डों के इवज वो कितने लोगों को राशन देता है। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं जवाबदेह हूँ। अगर मैं कमिश्नर साहब से कोई सवाल करती हूँ तो उसका जब मुझे जवाब आता है, अगर मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। मुझे चाहिए डीलर वाइज राशन कार्ड्स कितने हैं और कितना राशन वो लोग लेते हैं। क्या बायोमेट्रिक सिस्टम से कोई प्रॉब्लम हमारे लोगों को आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद मैं जानना चाहूंगी, यहाँ स्टेडियम की बात होती है, बार बार हम लोग स्टेडियम, शायद अगर मेरा मेमोरेंडम आप देखते होंगे जहां पर भी मैंने दिया, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि रेलवे डंपिंग जहां जहां हुई है, चाहे वो संगलदान में हुई है, चाहे वो दाड़म में हुई है, चाहे वो बनिहाल में हुई है, तो उन लोकेशनों पे हमें ऑटोमेटिकली एक स्टेडियम की एक शेप मिल गई है। तो हम चाहते थे कि रेलवे हमें वो लैंड दे ताकि यूज करने के लिए दे, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला है। इसलिए मेरी साथियों से गुजारिश है कि अगर उसके अलावा आपके पास कोई लैंड है, मुझे दीजिए, मेरा काम है उस पर स्टेडियम बनवाना। सिर्फ मुझे कागज चाहिए। मैं डीपीडीसी चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे उस लैंड के पेपर्स आप दीजिए, मुझे लोकेशन दिखा दीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अफसर भी बैठे हैं कि आज प्ले फील्ड हर पंचायत में हमने बनाना है, लेकिन जब लैंड होगी तो तब आपको स्टेडियम भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फायर सर्विस स्टेशन की जो आपने शायद किसी एक साथी ने बात की थी, फायर सर्विस स्टेशन दाड़म के अंदर बहुत जरूरी है, जिसकी एक टीम जो है स्टेट से, यूटी से मेरे पास आई थी और मैंने उसकी डिमांड जो है दाड़म के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने दाड़म रखा है, जिसको मैंने फायर सर्विस स्टेशन के लिए डिमांड किया है। बाकी यहाँ पर पावर डिपार्टमेंट की बात आती है, मुझे पता है कि पूरे इलाके के अंदर पावर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही लाइट आती है तो वैसे ही चली जाती है, और हम यही सोचते हैं कि बेआस कटिंग दिन में कितने बार कट होता है, हम ये कभी गिनने लगेंगे तो मुझे लगता नहीं गिन पाएंगे। इसकी एक वजह है, क्योंकि हमारे पास लोड ज्यादा है और हमारे रिसीविंग स्टेशनों की जो वोल्टेज है वो कम है। इसलिए मैंने जिस दिन हमारे एडवाइजर साहब बनिहाल में आए थे, बशीर खान साहब, वहां पर हमने एक डिमांड की थी कि इन गूल और दाड़म के जो ग्रिड स्टेशन, गूल और संगलदान का जो ग्रिड स्टेशन है, उनकी ऑगमेंटेशन की जाए, उनको अपग्रेड किया जाए, ताकि हमारी वोल्टेज जो है कम से कम बरकरार रहे। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि वो दोनों से ऑगमेंटेशन जो है सैंक्शन हो चुके हैं। जल्द ही उन जगहों पे अपग्रेडेशन लगेगा। और आपका गगनसूला दाड़म के लिए मैंने नए रिसीविंग स्टेशन की भी डिमांड रखी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वक्त आने पे आपको एक नया रिसीविंग स्टेशन अपना यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से आपका ये ब्लॉक बिजली से जो है, जो इस वक्त जो क्राइसिस है वो खत्म हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर शायद आपको याद होगा, 1-2 महीने पहले मैंने एक साथी को यहाँ पे लाया था, एक ऑफिसर है जिसने खड़ी का मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको मैंने आपका ये जो नाला है साथ में, ये भी उनको दिखाया था, तत्ता पानी पे भी लिया था। और मैंने यहाँ पर इस इलाके के आपका खरावा प्रोजेक्ट मैंने इन 3 लोकेशनें जो है उनको दी है। कल भी मैं कमिश्नर साहब से मिली, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर साहब हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की। मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर वो भी एक सर्वे टीम भेजेंगे। जो सर्वे जब होगा तो यहाँ पर एक DPR इनकी बनेगी, और आने वाले वक्त में हमें ये मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि नरेगा की सियासत करते करते हम लोग अब थक गए। बड़े प्रोजेक्ट्स हमें चाहिए अगर हमें इलाके को ऊपर उठाना है। उसके बाद यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात आई कि हमें स्टेशन दिया जाए। जहाँ तक आपको याद होगा, जिस दिन रेलवे मंत्री संगलदान के अंदर आए थे, मैंने प्रॉपर दाड़म के अंदर 10 मिनट का 5 मिनट का रेलवे स्टेशन उनसे मांगा है।
करने वाली तो सेंटर है, लेकिन डिमांड करने के लिए आप लोगों ने हमें वकील बनाया है। हम अपनी जो वकालत है वो पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर कहीं कमी रहेगी उसमें आप लोग हमें टोक सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मसला आया पेंशन केसेस का। पेंशन केसेस जहां तक आपको याद होगा 2 साल से कोई नया केस सेंक्शन नहीं हुआ। जैसे कि आपके सामने हमारे गुलाम शाह साहब को जिंदा ही बेचारे को फौत कर दिया है, इसी तरीके से 4-5 लोगों को डेथ की लिस्ट में लगा दिया, तो अपने नियरेस्ट इधर उधर साथियों को सेंक्शन मिल गई, लेकिन प्रॉपर वे से कोई पेंशन केस सेंक्शन नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है आपसे कि जो नए केसेस अगर आपके पास है उनको प्रिपेयर कीजिए और मुझ तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह हम उनको सेंक्शन करने में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बेड ब्राइट की बात रही, मैं अभी तक एलजी साहब से 4 से 5 बार मिल चुकी होंगी, लेकिन जितनी भी डिमांडें मैंने आज तक एलजी साहब को दी है उसमें सिर्फ एक ही डिमांड जमीन की आई जो बैंक ब्रांच की आई, जिसमें उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी। आपको डीजीएम साहब भी यहाँ पहुंचे, शायद आप लोग कुछ उनको मिले होंगे, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन उनसे मिले, उन्होंने यहाँ का सर्वे किया। मुझे उम्मीद है कि बैंक ब्रांच अगर इस सब डिवीजन में कहीं खुलेगा तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी दाड़म, इंद और ठठार का 3 लोकेशन हमारी है, जिसमें माकुल भी हमने दिया है। तो सबसे ज्यादा जरूरत क्योंकि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में अभी तक कोई भी बैंक ब्रांच नहीं है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और हम टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा यहाँ पर गूल टू, वही मैंने कहा कि दाड़म टू गूल रोड, मैं वही बात कर रही हूँ कि जो मैंने एक्शन साहब को कहा कि 2 दिन के अंदर आपको जो अपग्रेडेशन का सर्वे करना है वो सर्वे आप अपने जेई को डायरेक्ट कीजिए। वो सर्वे होगा तो ये अपग्रेडेशन में पीएमजीएसवाई में ही हो सकता है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में ये रोड नहीं बन सकता, क्योंकि हमने देख लिया 1 लाख से कोई रोड बनती नहीं, 2 लाख से भी नहीं बनती, 10 लाख से भी नहीं बनती, इसमें करोड़ों के हिसाब से फंड चाहिए। अगर इन रोड को सही तरीके से ड्रेनेज और सही तरीके से मेटल करके आप देखना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर हायर सेकेंडरी की बात उठी, शायद आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों ने कहीं प्लानों में एमएलए बना दिया इस हायर सेकेंडरी को बनाते बनाते, लेकिन वो आज भी हाई स्कूल है। इंशाल्लाह हमने इसकी फिजिबिलिटी सबमिट की है, लेकिन बात वहां पर यही आती है। मैं कल सेक्रेटरी साहब से मिली थी, मैंने कहा सर हमारे कुछ स्कूल हैं जो अपग्रेडेशन की कगार पे है और जो हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी सबमिट की है, सीओ साहब यहाँ बैठे हैं, इनको भी पता है कि हमने जो ज्यादा जरूरी स्कूल थे, जिसमें आपका स्कूल है, गुई का स्कूल है, बाकी बहुत सारे इलाकों के स्कूल है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक बाकी स्कूलों में स्टाफ नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से ये अभी डिले है। लेकिन जिस वक्त भी अपग्रेडेशन होगी दाड़म उसमें नंबर 1 होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर डाक बंगले की बात उठी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी बैठे हैं, कि अगर हम कोई भी मीटिंग करने आते हैं तो हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। मैं चाहती हूँ कि अगर टेंडर हुआ है तो उस टेंडर को जल्दी करिए, उस काम को शुरू, हम काम देखना चाहते हैं करते हुए। टेंडर सुनते सुनते मुझे भी 6 महीने हो गए अब चेयरमैन बने हुए। चाहे पीएचई डिपार्टमेंट है तो टेंडर हो रहा है, चाहे ब्लॉक डिपार्टमेंट है तो टेंडर हो रहा है। हमने तो करोड़ों गिने, डीडीसी फंड्स 10 करोड़, बीडीसी फंड्स करो 25 लाख पर बीडीसी, पंचायती राज 23 लाख पर, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे सिर्फ टेंडर में उलझ के रह गया हुआ है। मैं तो इससे ये बेहतर था कि पहले जो बगैर टेंडर के काम होता था कम से कम देखने को तो कुछ मिलता था, लेकिन आज साल खत्म होने को है, बर्फ आने को है, लेकिन अभी तक टेंडर में उलझा हुआ है। मैं कल कमिश्नर साहब पीएचई से मिली जम्मू के अंदर इसी सिलसिले में, क्योंकि जो 1 करोड़ से ऊपर स्कीमें हमारी हैं वो यूटी लेवल पे टेंडर होना है, लेकिन कमिश्नर साहब ने पहले ही क्लास दे रखी थी अपने चीफ इंजीनियरों की, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर
हम उन बड़ी स्कीमों का टेंडर करके जमीन पे लाएंगे, वो हम उसे 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे। लेकिन मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगी कि जो आपके टेंडर हो चुके हैं, जो हमारी छोटी स्कीमें हैं, जिसका इंशाल्लाह कल में एक इनॉग्रेशन आपके घगरसुला में एक रिजर्वायर का करने जा रही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि उनका टेक्निकल सैंक्शन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। आप लोगों को होशियार होना पड़ेगा सर, नहीं चलेगा हम लोगों के ऊपर अब रोलर चल रहा है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम जवाब क्या देंगे लोगों को। कम से कम टेक्निकल सैंक्शन कहां पर है, वो टेक्निकल सैंक्शन करवाइए, ताकि हमारे लोग भी पाइपों का मुंह देखते कि पाइपें होती कैसे। अभी तक 4 साल से 5 साल से हमारे किसी साथी को 1 पाइप तक हम लोग नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें बिजी है कि टेंडर करना है, फिर ठेकेदार आएगा, फिर उसने काम करना है। हम भी देखते देखते अब थक गए, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गई हमारी बात। आप देखिए कि जिसके घर में पानी नहीं है वो कितने साल वेट करेगा हमारे टेंडर का, फिर हम उसको पानी देंगे। लेकिन इतनी खुशी है कि अगर ये काम जमीन पर पूरी तरह से हुए तो आपको 2 साल के अंदर हर घर में पानी का नल मिलेगा। जितना पैसा हमने आज 19 करोड़ रुपए इस सिर्फ मूल संगलदान सब डिवीजन के लिए रखा है, 75 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए रखा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कर नहीं हम पा रहे हैं, इसलिए एक्शन साहब से गुजारिश है कि इसको जल्दी करिए। जिस हद तक आप कर सकते हैं काम शुरू करिए, जमीन पर इन अपने ठेकेदारों को काम करवाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, यहाँ पर डीपीओ साहब पहुंचे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि डीपीओ साहब आए। जहाँ पर डीपीओ साहब आए, बदकिस्मती से कहना पड़ता है, कहना तो नहीं चाहते लेकिन अब अफसोस होता है कि गवर्नमेंट ने वेडनेसडे और सैटरडे यानी बुधवार और शनिवार, बुधवार तो बटवार, ये 2 दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फील्ड विजिट रखा है। उसी फील्ड विजिट के दिन को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर हम और किसी दिन रखेंगे तो ये बीसी में बिजी हो जाएंगे और हमारा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज भी हमारे साथियों को बीसी थी। जब तक मुझे कमिश्नर साहब को फोन नहीं करना पड़ा तब तक हमारे डीपीओ साहब भी यहाँ नहीं पहुंचे। क्या हमारे बीच में यहाँ पर डीसी साहब नहीं होने चाहिए थे? क्या यहाँ हमारे बीच में एडीडीसी साहब नहीं होने चाहिए थे जो मेरे सीओ हैं? क्या हमारे बीच में एडीसी नहीं होना चाहिए था? क्या हमारे बीच में वो एसडीएम साहब जिसको इस पूरे सब डिवीजन की जिम्मेवारी है, वो कहते हैं कि एफआरसी कमेटी मुझे नहीं वो प्रिटेंड करती, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक रेवेन्यू अफसर नहीं है, वो पूरे सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट है, वो हर डिपार्टमेंट का जिम्मेवार है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन लोगों ने हम लोगों को शायद आजमा लिया है। शायद तो ये सोचते हैं कि ये शायद बात ही नहीं कर सकते। अरे भाई, इनकी सुनेगा कौन? लेकिन हमारे पास में इस स्टेज से कहना चाहती हूँ कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हमें सब कुछ आता है। हमने वो दिन भी देखे हैं जिस दिन हम लोग घरों में फिरते थे। 18 साल लोगों के बीच में रहे हैं, 18 साल से लोगों की मुश्किलातें देखते आए, 18 साल से लोगों की उम्मीदें हमारे साथ हैं। लेकिन जब आज लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, डीसी साहब आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने पानी का नलका लगाया कि नहीं लगाया। डीसी साहब आपको कोई नहीं पूछेगा कि मेरा ये रोड बना कि नहीं बना। लेकिन अगर जवाबदेही होगी तो डॉक्टर शमशाद शान की होगी, आपकी नहीं होगी, क्योंकि हमने लोगों से वोट लिया है। हम लोगों के इस वक्त कर्जदार हैं। हमने इलाके के काम करने हैं। मैंने पीएचडी करके इस इलाके की जिम्मेवारी को लिया है
यहाँ की डेवलपमेंट के लिए मैंने अपनी जो है नौकरी कुर्बान की, अपनी जिंदगी कुर्बान की है। और आज मुझे कोई ये बोले कि भाई हम बिजी हैं, लास्ट बार आज पहला दिन है, इसलिए मैं स्टेज से कहना चाहती हूँ, डीसी साहब सुन लीजिए कि आज पहला दिन है, मैं माफ करूंगी, लेकिन मेरे दूसरे प्रोग्राम में अगर आपकी डायरेक्शन आपके अफसरों को नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि हम क्या कर बैठेंगे, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए निकले हैं तो लोगों के लिए कुर्बान भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। यहाँ तक ऐसा होगा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चेयरपर्सन का होता, शायद अगर मेरी जगह कोई मिनिस्टर होता या एमएलए होता तो क्या ऐसे ही होता कि प्रोग्राम है, ये डिस्ट्रिक्ट अफसर में इनका शुक्रिया अदा करना, पता नहीं इधर से जाके कितने एक्सप्लेनेशन इनको निकलेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितनी मुश्किलातें होती हैं काम करने में। इंशाअल्लाह, अरे भाई तुम्हारा तो वक्त आया है, दौर तो हमारा आने वाला है, वक्त बताएगा। इंशाअल्लाह वो दिन दौर नहीं कि जब फिर से हुकूमतें नहीं आएगी, फिर से हमारे लोगों की मुश्किलातों को हल करने का जरिया नहीं बनेगा। हमने अब बहुत देख लिया और लोगों को जो मुश्किलातें आज तक आई है, अब हम ज्यादा बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है इज्जत दो और इज्जत लो, लेकिन जब हद से ज्यादा कोई चीज निकल जाती है ना तो कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं होता है। मैं सभी अफसरों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप हमें लाइटली मत लीजिए। हम अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो उसको रेस्पेक्ट से लीजिए। हमारे काम लोगों के होंगे तो हम आपके साथ रेस्पेक्ट से रहेंगे, हमारे काम नहीं होंगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो गवर्नमेंट को तक नहीं बख्शते। अरे मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ एलजी साहब को कि डिसॉल्व कर दीजिए 3 टायर सिस्टम, जिसका आप डुडोरा पीट रहे हैं। हमने चेयरपर्सन बनाए, हमने डीडीसी बनाए, हमने बीडीसी बनाए, हमने सरपंची बनाए, तो क्या यही पावर है सरपंचों की कि एक चेयरपर्सन प्रोग्राम रखता है तो डीसी बीमार हो जाता है, उसको बुखार 120 हो जाता है, एसडीएम साहब को दांत में दर्द हो जाता है। शुक्र है ये लोग सही सलामत रहे। ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा कि जब कंपनियों के काम होते हैं तो आप तो 100% फिट होते हैं भाई, जब लोगों के काम आते हैं तो आप भी बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला। पहला प्रोग्राम था इसलिए आज माफी है, लेकिन आइंदा आने वाला मेरा कोई भी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है होगा तो उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट अफसर नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ूंगी। मुझे पीएम तक जाना पड़े लेकिन अपने इलाके को नीचे गिरने नहीं दूंगी। अरे भाई हमने तो काम करना है, काम है तो हम हैं, लोग हैं तो हम हैं। आज भी ये देखने को मिले कि भाई जा रही है चेयरपर्सन, जाने दो ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना गुमराह कि भाई चेयरपर्सन का प्रोग्राम है, एसडीएम साहब को दांत में दर्द हो गई। अगर किसी जीएम को जाना होता तो एसडीएम साहब आगे आगे होते, लेकिन ये नहीं चलने वाला जनाब, यहाँ पर नहीं चलेगा। आप देखें कॉलोनी का मसला 11 साल से पड़ा है, क्या एसडीएम साहब उस कॉलोनी में आज तक क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उसकी साइट इंस्पेक्शन की? क्यों नहीं वहां का वो मसला हल किया? क्यों डंपिंग में लोग मर रहे हैं, लोगों की फाइलें बनानी है? जहां पर ये हद है कि 1 महीने से मैंने लेटर निकाली है कि जितने भी डैमेजेस रेलवे की वजह से हुए हैं मकान, अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं बनी है। जनाब साहब तो बैठे हैं। जनाब हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको टीवीओ के सामने ही अपने अफसरों को बिठा के रखना है तो हमें माफी दीजिए भाई, हम अपने अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि आपने तो वीसी करनी है, हम कहाँ जाएंगे? हमने तो रियल लाइफ में काम करना है।
जो भी डिस्ट्रिक्ट अफसर कोई भी दिन आता है उस दिन डीसी होती है। रात के 12 बजे तक हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर टीवी के सामने बैठे। कभी फील्ड में किसी अफसर को जाते देखा? कैसे जाएगा? क्योंकि डीसी साहब तो उनको अपने दफ्तर में बुला के टीवी में घुसा के रखते हैं पूरा दिन। डीसी मीटिंग है जी, आज फलानी मीटिंग है जी, लेकिन जब पब्लिक का काम होता तो करेगा कौन? इसलिए आप लोगों को भी समझना होगा कि जो दौर आया है ना, रहने वाला नहीं है। इसलिए जितनी देर है उतनी देर छीन के काम करवाना है। और मैं जरूर अपने ऑफिसर हजरात को कहूंगी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर पीएचई का काम हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, पीडीडी का काम हो, मैं पीडीडी है डब्ल्यू साहब है क्योंकि डी साहब को कोई प्रॉब्लम थी वो नहीं आ सके हैं, मैं डब्ल्यू साहब को कहूंगी कि टेंडर आपका 1 महीने पहले हो चुका है। जो आपका कोई प्रोजेक्ट था रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन पोल्स, क्या अभी तक वो ओपन नहीं हो पाया? क्यों नहीं उस पे काम लगा? जबकि आपके मिनिस्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम इस सारे प्रोजेक्ट को यूज के काम को फाइनल करके देंगे, तो उसके बाद भी 1.5 दिन हो गया, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। जनाब, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं चलने वाला है। हम ये लोग अब हमें डंडे लेके पीछे पड़ेंगे, हमें रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि आगे हमें जगह ही नहीं। बाकी लोगों ने तो बाहर स्टेटों में कहीं छुपने की जगह बनाई है, हमने वो भी नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहाँ जाएंगे भाई? हमने तो आपके बीच नहीं आना है, तो जब तक आपका काम नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए जितने भी डीपीएस साहब, यहाँ पर वीडियो साहब ने ये कहा कि भाई मेरे ब्लॉक का तो इशू ही नहीं है, कि जो पहले तो बदकिस्मती ये है कि अगर किसी गरीब का 50,000 रुपए आता है वो कैसे किसी और के अकाउंट में जा सकता है? पहले तो उस मुलाजिम को सस्पेंड कीजिए। आप तो डेडवुड जमा कर रहे हो ना, तो वो डेडवुड जमा करो। ऐसे अफसर को की क्या जरूरत है जो एक गरीब का 50,000 रुपए उसको नहीं दिला सका? आप तो करोड़ों अरबों रुपए की डील करते हो ना। तो ऐसा हुआ तो आपका तो जम्मू कश्मीर का पैसा किसी और स्टेट में चला जाएगा। बोले कि जी अकाउंट में गलती हो गई और चला गया जी किधर, फिर हम किधर जाएंगे? लेकिन ऐसा वीडियो साहब एक्शन होना चाहिए उस मुलाजिम के खिलाफ। आए दिन तो आज डिसमिस ही कर रहे हो ना, लेकिन इनको भी कर दीजिए ना, पता चलेगा भाई कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हुआ। एक किसी अमीर का पैसा होता 10 बार वो डिजिट गिना होता, लेकिन गरीब का था तो ध्यान नहीं दिया कि ये 50,000 उस गरीब के लिए कितना कीमती है जो अपना घर हुकूमत से ले रहा है, जो घर का पैसा हुकूमत से ले रहा है। कितना अमीर वो गरीब हो सकता है, लेकिन इतनी, मैं इसको कहूंगी कि इतने मगरूर वो ऑफिसर, वो मुलाजिम जिसको किसी गरीब का पैसा दूसरे ने, अच्छा गया ठीक है गया, तो 6 महीने तक दूसरे वीडियो साहब भी आ गए भाई। एक तो टेन्योर पूरे करके चली गई मैडम जी, दूसरे साहब आए, कितना टाइम हो गया अभी तक वो पैसा रिफंड क्यों नहीं? ये जवाब मैं मांगती हूँ आपसे, क्योंकि लोग सुनते नहीं है, लोग जवाब मांगते हैं कि मेरा बुजुर्ग कितनी बार उठा मेरा राशन कार्ड, कितनी बार मैंने इसको कहा नहीं बनेगा, लेकिन फिर अभी अगर उठेगा ना फिर वही बोले। मैडम जी छुपे बनते हैं, मैं सुबह मजबूर है, 4-5 इसलिए पहले मैंने बने हैं। इसलिए आपको वो चेक करना है कि किस की किस्त जो है किसके अकाउंट में गई है। अगर वो वापस नहीं देता तो FIR काटे उसके खिलाफ की पैसा वापस क्यों नहीं मिल रहा। और अनमैरिड बच्चे हैं उनको राशन कार्ड बीपीएल, मेरा लड़का 20 साल का अभी तक राशन कार्ड की बात राशन कार्ड नहीं बीपीएल, वो आप कर दीजिए। अगर कहीं पर बीपीएल, मैंने पहले ही कहा कि बीपीएल राशन कार्ड वही बनेगा अगर कहीं किसी की डेथ होती है। नहीं ऐसे छुपे चोरी बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं वो बात हम करेंगे, लेकिन मैं सबूत दूंगा, अगर सबूत मांगूंगा मैं वीडियो साहब से गुजारिश करूंगी कि एक ट्रांसफर की जो मुझे चाहिए 1 हफ्ते के अंदर मुझे उसमें एक्शन चाहिए। क्या पैसा आप
का ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। 14FC की बात आती है, क्यों पेमेंट पेंडिंग है, क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्योंकि ये 14FC अभी क्लोज होने जा रहा है। यही 2 महीने 3 महीने शायद मार्च तक किए हैं, मार्च के बाद 15FC जो हमने प्लान दिए हैं वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन मार्च तक ही ये पैसा आपको मिलेगा, उसके बाद कोई पैसा आपको नहीं मिल सकता है। हमने लाइबिलिटी जो 17, 18, 19 की लाइबिलिटी थी वो भी कितनी बार LG साहब, कमिश्नर साहब, ड्यूकॉम साहब सबको दी है कि कम से कम उस स्टेट जो यूनियन मंत्री आई थी उनको भी दी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। मैं PHE वालों से गुजारिश करूंगी, एक्शन साहब, जब तक ये स्कीमें नहीं आई थी JJM, इससे पहले भी लोग पानी पीते थे, ऐसा नहीं है लोग पानी नहीं पीते थे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज बोलते हैं जी टेंडर तो होगा, चलो वो होगा, लेकिन जो पानी चलता था उस पानी को तो चलाइए। मुझे यहाँ दानम से 100 बार एक काले आती है कि मेन मार्केट से नीचे कोई इलाका है मस्जिद की तरफ नहीं पानी चलता है, बेहमत मोहल्ला है नहीं पानी चलता है। कितना टाइम हो गया इनको पानी नहीं, बार बार कॉल आती है, बार बार जो है मुझे फोन करना पड़ता है। इसलिए अपने स्टाफ को डायरेक्शन दीजिए कि जहां जहां पानी की प्रॉब्लम आ रही है वहां कम से कम रेस्टोर कीजिए, वरना उन मुलाजिमों को बोले कि हमें आप ट्रांसफर करवा लीजिए, हमें जरूरत नहीं है। दूसरा, लीड बेस जिनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं हुई है, एक्शन साहब उनका सारा जो रिसीट सिस्टम है जो आपको काम करना है, वरना ऐसा ना हो कि कल आप ही उसके मुलजिम बने, क्योंकि जिस वक्त सारी पूरी यूटी के अंदर सभी मुलाजमों की तनख्वाहें निकल गई है, वही हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है जहाँ पर लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? उनकी क्या गलती है? वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, रसीदें तो आपने देनी थी, रिपोर्ट तो चाहे आपने देनी थी या आपसे आगे आने पहले एक्शन रहा हुआ उसने देनी थी। हम तो आपको पकड़ेंगे क्योंकि जो स्पाट ऑफिसर होता है, जो वक्त का मुलाजिम होता है, उसी को जवाब देना होता है। मुझे वो जवाब चाहिए एक लेटर बना के, ताकि मैं उसको टेकअप करूं और उनकी तनख्वाहें वागुजार करूं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अगर करोड़ों रुपए हमने रखा, उस करोड़ों रुपए को अगर हमने यूज करना है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, तब होगा जब आपका मुलाजिम उस पे खड़ा होगा, वरना सिर्फ पैसे देने से ये काम चलने वाला नहीं है। और दूसरी मेरी बात, अपने कॉन्ट्रैक्टरों को ये सुना के रखिए सर, पाइप लगेगी तो 2 फुट नीचे मिट्टी के अंदर लगेगी, वरना किसी भी जगह मिट्टी के ऊपर पाइप का। और मैं इतना जरूर, यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट अफसर है, कोई भी पेमेंट बगैर हमारी NOC के नहीं होनी चाहिए। जब तक हम मॉनिटर करके आपको NOC नहीं देंगे, तब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की कोई पेमेंट नहीं निकलनी चाहिए आपके किसी खजाने से। हम उस पर एक्शन करेंगे। जब तक हम पूरा मॉनिटर करके काम की NOC नहीं देंगे, तब तक कोई भी बिल आपकी किसी ट्रेजरी से ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। ये बात आज इस मंच से सुन के रखे, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जहां करोड़ों रुपए का टेंडर डाला गया, 10 लाख रुपए में आप अलॉट कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती सर, 90 लाख का काम कैसे होगा 10 लाख में? ये मेरी समझ से बाहर है। आपका 30 लाख का प्रोजेक्ट है, 3 लाख में आप उसको अलॉटमेंट देते हैं, तो कैसे होगा? लेकिन ये बात सुन के रखिए कि मैं पूरे 90 लाख का काम उससे कराऊंगी, उस कॉन्ट्रैक्टर से जिसने 3 लाख में वो काम लिया होगा। क्योंकि या तो डिपार्टमेंट की गलती है, 50% बिलो कैसे टेंडर अलॉट होता है? वो सीमेंट कहाँ से लाएगा, वो रेत कहाँ से लाएगा, वो कटिंग कैसे करेगा? मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सी गाइडलाइन है? जो काम करोड़ रुपए में होना है वो 10 लाख में कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो गया। भाई करोड़ रुपए का काम 10 लाख में क्या करेगा? हम क्या करवाएंगे उससे और लोगों तक? और ये गाइडलाइन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए कि 50% बिलो जो भी कॉन्ट्रैक्टर जाता है उसको कैंसिल होना चाहिए, उसको अलॉटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें काम चाहिए सर।
हमें पैसा बचाना नहीं है बल्कि काम करना है, पैसा लगाना है। और जो पैसा हमारा, चाहे वो पीएचई का है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, चाहे वो ब्लॉक का है, जो पैसा उस टेंडर से बाहर बचता है बैलेंस अमाउंट, उसको दूसरा टेंडर करिए, हम पैसा लैप्स होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं जितना काम एग्जीक्यूट हो उतना काम हमको करना है। आपको अगर 30 लाख आपके पास फंड से आपने सिर्फ 10 लाख में या 4 लाख में किसी कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट किया, उसके बाद जो पैसा आपके पास बैलेंस बचा तो क्या वो आपने बचा के रखना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हवाले करना है? नहीं, बल्कि उसका एडिशनल टेंडर होना चाहिए उसी काम के लिए, चाहे उसकी वालिंग का हो, चाहे उसकी ड्रेनेज का हो, चाहे उसको आगे प्लान का हो। ये आप सुन के रखें कि कोई भी पैसा आज के बाद लैप्स नहीं होना चाहिए। कोशिश हमने करनी है कि हम सारा पैसा जो है अगर रह जाए ना 10% रहे, लेकिन मुझे अफसोस होगा कि जिस वक्त हम 50% पैसा मार्च में लैप्स कर देते, और मुझे लगता है कि वो ऑफिसर अपने आप को बहुत अच्छा समझता है जो शायद मार्च में पैसा वापस कर देता है गवर्नमेंट, लेकिन मैं वो उसकी नालायकी समझूंगी कि जो मार्च में कोई पैसा वापस गवर्नमेंट को देगा। मेरी गुजारिश है कि सारे काम जो है इलाके के अंदर एग्जीक्यूट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इरिगेशन का मसला उठा था, यार रफीक साहब भी, एक्शन साहब भी है। एक्शन साहब के कॉन्ट्रैक्टरों को कितनी बार आप नोट से निकालेंगे, क्योंकि बार बार जवाब आता है कि नहीं बनी है। उसको कल ही ब्लैक लिस्ट करके टेंडर रीटेंडरिंग करिए और टेंडरिंग का टाइम देके उसको दोबारा करिए, ताकि वो काम जो है हम पूरा करवा सके। यहाँ पर गगरसोला की मैं बात करती हूँ, जैसे यहाँ सरपंच साहब ने कहा कि रोड हमें नहीं है, हाई स्कूल टू गगरसोला हमें प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश आप साथियों से है कि आपकी हमें रेजोल्यूशन चाहिए कि उसमें हम फ्री ऑफ कास्ट लैंड दे रहे हैं। आप हमें दीजिए, आप जितने रोडों के फ्री ऑफ कास्ट हमें रेजोल्यूशन देंगे, मैं आपको 2 महीने के अंदर सारे रोड्स ला के दूंगी, लेकिन सिर्फ मुझे फ्री ऑफ कास्ट लैंड चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक रेजोल्यूशन आपकी तरफ से चाहिए कि ये जमीन हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, हमें ये रोड दी जाए। वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको कहां से रोड ला के दूं, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर आपको वो रोड सेंक्शन मिलना चाहिए। अगर मुझे वो रेजोल्यूशन नहीं मिला तो बार बार ये कहना कि रोड हमें नहीं है, तो मुझे लगता है एक फ्यूटल एक्सरसाइज है। मेन मार्केट तो रोड है जो मैडम मेन मार्केट वाला दाड़म वाला नीचे, वही मैं कह रही हूँ कि ये बना नहीं ना है, शायद ये किसी प्रोजेक्ट में भी नहीं है। मेन मार्केट टू दाड़म आप एक, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इसमें फॉरेस्ट लैंड नहीं आती, उस एरिया में फॉरेस्ट लैंड नहीं आनी चाहिए, स्टेट लैंड अगर आती है तो वो चल सकता है। आप एक रेजोल्यूशन दीजिए, मैं रोड बना देता हूँ, उसमें बना दीजिए। दूसरा, यहाँ पर कितने ही समझ नहीं आ रही है, लगभग एग्रीकल्चर की बात करती हूँ मैं। एग्रीकल्चर का कौन है? आप है सर। एग्रीकल्चर का सीड आपने सभी पंचायतों में भेजा है, जो आज गया है सभी पंचायतों में गया है। एग्रीकल्चर बाइट हुआ, मुबारक होंगे। वाकई में एग्रीकल्चर आज से पहले कभी नजर ही नहीं आता था, लेकिन इन 2 सालों के अंदर, इस साल जब से हमने कोर्स संभाला है तब से एग्रीकल्चर मुझे नंबर 1 मिला है। रेट का क्या है? रेट थोड़ा कम कर दीजिए, है कोई कंसेशन? रेट आज 7 रुपये घास किलो। बात उठाएंगे ना, अब मुझ पे छोड़े, मैं भी बात करूंगी, मुझे बताना क्या जायज रहेगा वो बात। अगर न बोलो राशन कार्ड चुन कर आज देंगे बुझा हॉर्टिकल्चर की वाकई में मैं इनको पर्सनली जानती हूँ। जनाब बिल्कुल नहीं जनाब, हमने पता ही नहीं है कौन है पूरे इलाके में प्लाट आप तो दे ही रहे हैं ना।
आप इनको यहाँ पर जो है आपका इंचार्ज उसको बता दीजिए। कादर साहब इनसे सफाई कोई ब्याख ना चुदी जी मुझको ना चुदी मिस यूस बन तिमिस मैडम जी रेट कोन ना 70 रपी घास किलो थोमुत तो कोन 500 रपी किलो मटर 73 रपी 72 रपी 5 दूसरा रहा हॉर्टिकल्चर वाले भी अपना काम कर रहे हैं। और कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? देखो शीप यूनिट्स की वहाँ मेरे कॉली के साथी ने बात उठाई थी, वाकई में उसका कहना जायज था, क्योंकि जब यूनिट्स आए तो मैं बड़ी खुशी से गई, मतलब चलो 15 लुकन दिलाऊं यूनिट। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो यूनिट कितने थे भाई? पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 यूनिट थे। कितने थे? 14 यूनिट। आप मुझे बताइए कि डिस्ट्रिक्ट में यूनिट देने हैं 14 आपके पास है तो कैसे दोगे? फिर हमने क्या किया, ब्लॉक एक ब्लॉक में एक रखा। कितने? 11 ब्लॉक है, हो गए 11 यूनिट। 3 थी लेडीज, नेचुरली 33% लेडीज को देना था, तो वो करके हमने रसीदें इन्होंने पहले वो बंद करके लाई थी। मैं तो लाया जब वो खोला वो किसको आया मुझे भी नहीं पता, यहाँ किसको आया। मुझे बहुत फील हुआ कि एक मजदूर कितना खर्चा उसने किया, फार्म भरा, फिर वेट करता रहा कि मुझे शीप यूनिट मिलेगा तो मैं आगे जाके अपना जो सिस्टम है वो चलाऊंगा। लेकिन जब वो वहां से वापस मायूस होके गए तो मुझे उस दिन नींद ही नहीं आई। मैंने कहा इससे बेहतर था मैं नहीं गई होती। लेकिन अफसोस जब मैंने पता किया कि सभी डिस्ट्रिक्टों को, राजौरी डिस्ट्रिक्ट को ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से 110 यूनिट मिले, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को 120 यूनिट मिले, हमारे सारे गिरदनवा के डिस्ट्रिक्ट है उनको सबको मिले, लेकिन वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट रामबन था जो उस लिस्ट में ही नहीं। फिर उसके सिलसिले में मैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब से मिली, मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से मिली। मैंने कहा सर अगर सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें आए हैं तो क्यों नहीं हमारा डिस्ट्रिक्ट? तो उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 14% डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एसटी कम्युनिटी है, शायद इस वजह से ये डिस्ट्रिक्ट रह गया है। लेकिन मैंने उनसे गुजारिश की कि आइंदा आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट रामबन को भी इस जुमरे में लाया जाए। भले ही हमें 20 यूनिट मिले, 30 ही मिले, अगर 30 यूनिट ट्राइबल की तरफ से मिले, 20 यूनिट जनरल मिले तो शायद कुछ हम कर पाएंगे। 2 यूनिट 3 यूनिट अगर हम हर ब्लॉक को दे पाएंगे तो शायद हमें एक जो है खुशी महसूस होगी। वो एक सिस्टम चल रहा है, मैं कल भी उसके सिलसिले में गई थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को सैंक्शन देगी उसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन को और यूनिट्स मिलेंगे। अगर एसटी को ज्यादा मिलेंगे तो बाकी जनरल भी 10-20 अगर मिल जाए तो बहुत हेल्प हमारी हो सकती है। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट अफसर जो सीट के यहाँ है, कुछ ही दिनों पहले काफी एरिया से मुझे कॉलें आई कि बीमारी इस वक्त चल रही है, मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब से गुजारिश करूंगी, आपके मुलाजिम जो है बेचारा ऐसा नहीं है काम नहीं करते, मैं किसी मुलाजिम की पेट पे लात नहीं मारने आई हूँ, लेकिन ये जरूर कहने आई हूँ कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा मॉनिटर करना आपका जरूरी है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात आई, वो भी एक्शन सब यहाँ पे बैठे हैं। 2 दिन पहले ही मुझे गुंडी घाघरा से कॉल आती है, वो जो बीमार है इस वक्त, गाय बीमार है, भैंसे बीमार है, वैक्सीन नहीं हो रहा है। शायद मैंने उसी वक्त इनसे कॉल की, शायद अभी तक मत कोई एक्शन हुआ होगा। वैक्सीन करवाइए, इंश्योरेंस भी करवाइए। क्या होता है कि जब वैक्सीन होती है ना तो उस गाय को कान में वो पट्टा जैसा लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता? तो हमारे लोग कहते हैं हमारी तो इंश्योरेंस है। एक जगह से मुझे कॉल आई कि मिहाज भाई गाँव मेरी इंश्योरेंस है जी, एनिमल हस्बेंड्री वाला अफसर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। जब मैंने स्पॉट पे भेजा तो वहां देखा वो वैक्सीन का लगा हुआ था। वैक्सीन का अलग होता है, इंश्योरेंस अलग होती है। मैं इसलिए ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस जो होती है वो अलग होती है।
कई इस गलतफहमी बना रहे हमारा गरीब कि मेरी गाय इंश्योरेंस है, अगर मेरी गई मैं पाती इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस अलग है, वो इंश्योरेंस करना आपका काम है। और आप एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं, इनके मुलाजिम हैं, ये उनको डायरेक्ट करेंगे। जिसको भी इंश्योरेंस करना है वो इंश्योरेंस करवा सकता है। मैं यहाँ पर दूसरी एक बात जो मुझे भूल गई थी फॉरेस्ट को लेके, क्योंकि आज हमारे बीच में यहाँ फॉरेस्टर साहब आए हैं, हमारे दूसरे ऑफिसर आए हैं, डीएफओ साहब नहीं पहुंच पाए हैं, रेंजर साहब भी कोई डिमार्केशन के इशू में जम्मू गए हुए हैं। फायरवुड बहुत बड़ा इशू है, दाड़म में ही नहीं बल्कि पूरे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में गैस तो हम बांटते हैं, जितने यूनियन मिनिस्टर आए सबके साथ मिलके मैंने भी 2-2, 3-3 जो है लोगों को दिए। लेकिन खाली गैस का चूल्हा देने से मसला हल नहीं होगा। उस चूल्हे के अंदर जो गैस भरनी है उसके लिए हमने उस गरीब को तैयार करना है। तो क्या वो 1200 रुपए निकाल पाएगा उसमें गैस भरने के लिए? फिर वो जो हम दुआई देते हैं कि हमने फ्री चूल्हे दिए। मैंने कल ही एक वीडियो देखी, उस मट्टी को किसी साथी ने खड़ा रखा है तो उस शलभ पे उसने चूल्हा बना के लकड़ी उस पे रखी है, तो आगे बेचारे ने चूल्हा जला के बना। इसलिए वो काम उसको इतना सिर्फ आ रही है कि वो उसके ऊपर उसने उसका सहारा बनाया है उसको, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, अगर हमारे पास गैस होगी भी तो यहाँ लकड़ी के बगैर चारा नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी है। आप यकीन करेंगे, जैसे मैं कल घर पहुंची, जम्मू थी तो कल सुबह ही कल संगलदान में मीटिंग थी, तो घर पहुंची तो मैंने चूल्हे को पहले ही नजर मारी कि कुछ जलाया है, उधर लकड़ी जलाई नहीं थी। तो मैंने अपनी ननद को बोला, मैंने कहा लकड़ी जला, इससे बगैर चारा नहीं। सर्दी इतनी लग रही थी कि यहाँ पर अगर खाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन हमें इन सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए, ये मेरा हाल है तो मेरा वो बुजुर्ग जो 60 साल क्रॉस कर गया है, 70 साल क्रॉस कर गया है, 80 साल क्रॉस कर गया है, 90 साल क्रॉस कर गया है, क्या वो अपने आप को बगैर लकड़ी के गर्म रख सकता है इन सर्दियों में? नहीं रख सकता है। हमारा वो गरीब जो चूल्हे पे रोटी बनाता है, खाना बनाता है, वो कैसे बनाएगा? इसलिए यहाँ जो भी ऑफिसर साहिबान आए हैं, या मैंने मंत्री से भी ये इशू टेकअप किया था जब फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब हमारे यूनियन मंत्री रामबन के अंदर आए थे। मैंने उनको भी कहा था कि फायरवुड जो आपका गिरा हुआ बालन है, कम से कम उसको आप गलने और सड़ने के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन किसी गरीब को नहीं दे रहे हो। जैसे ही गरीब ने ऐसे किया ना तो गौड़ा से खड़ो, क्या चुप कर। इसलिए जो हमारे अपने लोग हैं ना, आपको भी थोड़ी सी दरिया दिली रखो ना। हुकूमत ही है तो फिर क्या हुआ, इंसान नहीं है तो हुकूमत कैसे होगी? इसलिए अपने गरीबों पे अपना जो हाथ है वो जरूर रखो। भले ही आपको अपनी नौकरी भी बचानी है, ऐसा नहीं है, नौकरी भी बचानी है, क्योंकि आज जल भी डिसमिस भी कर देते हैं। और वो 226 होता है ना, वो क्या होता है सीएमओ साहब, 226 डीसी साहब को जब गुस्सा आता है तो जल्दी और इसको मैं 226 में लगा दूंगा, लेकिन जिनको लगाना चाहिए उनको तो लगाता नहीं। इसलिए उसको वो भी मद्देनजर रखना है, लेकिन गरीबों को भी थोड़ी सी आसाइश दो ताकि ये सर्दियां निकाले। यह तत्ता पानी की बात है। तत्ता पानी मुझे लगता है कि गूल सब डिवीजन का एक ताज है। वाकई में मुझे फख्र महसूस होता है कि जिस वक्त स्टेट लेवल पे भी हम किसी जगह तत्ता पानी की बात करते हैं ना, फख्र से बात करते हैं, क्योंकि पूरी स्टेट के अंदर हमारा जैसा तत्ता पानी कहीं नहीं। लेकिन अफसोस इतना है कि हम उसके लिए अभी कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन एक चेयरपर्सन होने के नाते, एक डीडीसी मेंबर होने के नाते इतना मुझे जरूर यकीन है, अगर अल्लाह ताला ने फुर्सत दी तो जरूर उस तत्ता पानी को कोई चीज बना के हम आपको देंगे। हमने टूरिज्म के अंदर भी पैसा, मैं कल ही कमिश्नर टूरिज्म से मिली, उनको भी मैंने डिमांड की, क्योंकि 1,60,00,000 रुपए का जो प्रपोजल हमारा गया है डिस्ट्रिक्ट का टैक्स बजट का, अभी कोई पैसा हमें नहीं मिला है। डिविजनल कमिश्नर साहब से कल मिली, उनको भी स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर,
रेलवे का करोड़ों अरबों खरबों रुपए हमारे इलाके के अंदर प्रोजेक्ट चले, लेकिन अफसोस है कि हमें उससे कुछ नहीं आज तक मिला। आप लोगों को पता होगा जब सेंट्रल मिनिस्टर आए ना, तो जो भी CSR का नाम लेता था उसका मुंह ही बंद कर दिया। CSR नाम नहीं लेना, नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो गरीबों के लिए बात होती थी। जब मैंने इसकी असलियत जानी कि भाई क्यों नहीं CSR का नाम हमें लेने दे रहे हैं, भले ही 1 ही रुपए मिले, हम तो कहते हैं जी अगर आपके पास 1 रुपए बचता है तो हम करोड़ रुपए क्यों मांगेंगे? 1 रुपए बचा भाई 1 रुपए ही दो। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि जो हुकूमत ये दुआई देती है कि हमने कोविड के वैक्सीन, कोरोना के जितने भी उन्होंने अभी तक लोगों को क्वारंटीन में जो खर्चा किया, वो खर्चा कहां से आया? वो खर्चा इन्हीं प्रोजेक्टों का, जितना भी CSR हमारा पैसा था वो पैसा कोविड के ट्रीटमेंटों में लगाया गया। और हमें ये बोलते हैं कि हमें तो बचा ही कुछ नहीं है। हाँ बचा कुछ नहीं जी, लास्ट में जा रहा है प्रोजेक्ट, तो लास्ट में जा रहा है। मैंने कहा जिप्सम का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी लास्ट में जा रहा है। अरे भाई फायदा हम लोगों को कब मिलेगा? वो वक्त कब होगा जब गरीबों के लिए कोई फायदा मिलेगा। लेकिन जरूर मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से कहा है कि हमें तत्ता पानी के लिए पैसा चाहिए। अब जहां से हमें निकाल के दोगे वहां से हमें चाहिए। दूसरा, यहाँ तहसीलदार साहब भी बैठे, तहसील का भी अपना जो वहां पे जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का पैसा जो है, मैं कहती हूँ कि कम से कम ये सफाई तो हो। मुझे खुद शर्म आती है जब वो वीडियो ही चलती है उस एरिया की, एक डस्टबिन तक वहां पर नहीं रखा जाए। तहसीलदार साहब, जो ट्रस्ट आपका है, वो ट्रस्ट का काम सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। भले ही हमने अभी कंस्ट्रक्शन कोई नहीं की, लेकिन डस्टबिन वहां लगाए जाए, कम से कम सफाई तो रखे। मैडम वहाँ 3 बार लगे थे, डस्टबिन उठा दिए लोग। उन पे एक्शन होना चाहिए सर। हम लोग नहीं, वहाँ पुलिस की ड्यूटी है, वहाँ चौकी है। वो चौकी का क्या काम है? वो चौकी, आप वही मैं कह रही हूँ, हम दोबारा से वहाँ लगाएंगे। और चौकी वालों को तो उतनी ही काम है वहाँ, और क्या करना है उनको? अगर वो लोग इतनी रखवाली नहीं कर सकेंगे तो चौकी को हटा देंगे ना। क्या करना है चौकी को? इसलिए वहाँ पुलिस वाले हैं। जब डस्टबिन की रखवाली कर नहीं सकते तो मिलिटेंट की रखवाली क्या करेंगे? इसलिए बहुत गंदगी है, लेकिन जैसे ही फंड्स आएंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन तक कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वहाँ तत्ता पानी के लिए जरूर करेंगे। टाइम बहुत